तो इसके बारे में, है ना, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट लिख दो। इसे बनाओ, यहां पर मैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इसका कुछ लिख दूं, और यहां इस तरीके से बनाऊं तो ये एक अच्छा डायग्राम मैंने शो कर दिया। अगर एग्जामिनर को ये डायग्राम बना हुआ दिखेगा और इसके बारे में यहां पर आप कुछ कुछ लिख दीजिए चीजों को पॉइंट में, ये ऐसे करके, कुछ करने की जरूरत नहीं। दो तीन एरो बनाए पॉइंट में, एक एक वन लाइनर वन लाइनर वन लाइनर कुछ कुछ लिखते चले जाइए। एग्जामिनर को बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके आंसर को पढ़ने की, इसी के ऊपर देख के नंबर दे देगा, क्योंकि उसकी आंसर की डिमांड यही पूरी हो गई है। ये ट्रिक है एग्जाम में कम समय में ज्यादा अच्छा करने की। जैसे पूरा समय बचा नहीं है आपका, कुछ क्वेश्चन ऐसे बच गए जो एड्रेस होने हैं, आपके पास समय है नहीं उतना लिखने के लिए, तो जस्ट डायग्राम ड्रॉ करिए और तुरंत उसके ऊपर आप लिखते हुए चले जाइए। लेकिन देखो, ये सब होता है बिल्कुल अंत का है, ये सबसे लास्ट का है, ये तैयारी का सबसे लास्ट का फेज है ये। जब आप तैयारी के सबसे लास्ट फेज में होंगे तभी आप बेटर आंसर राइटिंग कर पाएंगे। शुरुआत में ही आंसर राइटिंग नहीं हो पाएगी, इल्यूजन है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसलिए मैं मना करूंगा, अगर कोई किसी ने जीएस नहीं पढ़ी है तो देखो उसे इस बैच का केवल 20% ही लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? इतना तो मिलेगा कि मैं आपको मॉडल आंसर्स दूंगा, जैसे कि अभी हम लोग चर्चा करेंगे मॉडल आंसर के ऊपर, मैं आपको लिखवाऊंगा अभी। उतना बात समझ में आ जाएगी और उतना उसका नोट्स भी बन जाएगा, ये फैक्ट है। लेकिन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट नहीं। अब मान लो किस्मत अच्छी है, उस नोट से ही आ गया, या क्वेश्चन वैसा ही आ गया जैसा हमने मॉडल आंसर में लिखवाया था, उसी के ऊपर बेस्ड आ गया तो बढ़िया है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बिना पढ़े भी मिल जाएंगे, बिना जाने भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर सवाल वहां से नहीं आया तो फिर क्या लिखोगे? तो ये एक जुआ है, मैं तो यही कहूंगा, गैम्बलिंग है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अपने अटेम्प्ट को आप गैम्बलिंग में कन्वर्ट करना। जुडिशरी में वैकेंसी नहीं आती, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी यूपीजे आएगा, 2 साल में ही आ जाएगा, विद इन 2 इयर्स में। तो ये बाई लक है, नहीं तो उससे पहले देखो 5 साल में आई थी। तो इसलिए इसको ऐसे वेस्टेज नहीं कर सकते, बड़ी सीरियस अप्रोच के साथ आपको चलना पड़ेगा, बिना सीरियस अप्रोच के नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो लिख लेते हैं आंसर राइटिंग को। क्वेश्चन को मैं एक बार देख लूं, क्या मैंने लिखा था, भेजा था आपको, फिर हम लोग आंसर राइटिंग कर लेते हैं। आप लोगों में से कई ने आंसर बहुत बढ़िया लिखे, आज सृष्टि का आंसर बहुत अच्छा था। देखो, ये 2023 वाले पेपर के क्वेश्चंस हैं जो मैंने सीधे आपके नोट से लिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, इनको लिख लेते हैं। इसमें पूरी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है, कैसे लिखते हैं ये भी आपको अंदाजा हो जाएगा, और ये भी अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ ड्रॉ करनी है क्या चीज, आंसर राइटिंग की बारीकियां क्या हैं, ये भी आपको अंदाजा हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए सबसे पहले, और फिर मैं उसका आंसर लिखवा देता हूं आपको। क्वेश्चन लिखिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोलूंगा। भारत में शीतकालीन वर्षा, भारत में शीतकालीन वर्षा के मुख्य कारणों पर टिप्पणी कीजिए, के मुख्य कारणों पर टिप्पणी कीजिए। अच्छा, एक चीज बता दूं, मैं भूल जाता हूं, कल हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन पर ऐसे लिखेंगे, आपको पढ़ के आना है। कहीं से भी, किसी भी रिसोर्स से आप इसके ऊपर तथ्य इकट्ठे कर लीजिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन, इसके ऊपर निबंध लिखने का प्रयास करेंगे, और फिर बाद में निबंध लिख के भी आपको दिया जाएगा एक, जिससे ये करंट टॉपिक है। एक तो वन नेशन वन इलेक्शन, और एक मैंने टॉपिक फेडरल इकोनॉमिक फेडरलिज्म इन इंडिया, है ना, आर्थिक संघवाद, भारत में आर्थिक संघवाद। क्यों? क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन का गठन हो गया है अभी,
तो ये भी अब एक टॉपिक है, इसके ऊपर भी ऐसे लिखेंगे। दोनों को लिख लेना, मुझे याद दिला देना, दोनों को लिखवाना है मुझे आपको ऐसे। आप भी इसके ऊपर मटेरियल कलेक्ट कर लेना, पढ़ लेना, जिससे जब हम लिखें तो आप भी मुझे मदद कर सकें, हम दोनों हम सब मिलकर लिख सकें। टॉपिक्स पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं सब चीज। तो कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग इसमें ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप भी खूब कोशिश करना, मैं भी खूब कोशिश करूंगा। एक बढ़िया मॉडल ऐसे बन के तैयार हो जाएगा, आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, आगे काम भी आएगा। भारत में शीतकालीन वर्षा के मुख्य कारणों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अंग्रेजी में लिखिए, कमेंट अपॉन द मेन कॉजेज ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया। विंटर रेनफॉल इन इंडिया। ठीक है, आप लोगों ने सबने बढ़िया लिखा, अब इसका मॉडल आंसर लिख लीजिए आप। देखो, सबसे पहले भूमिका ही लिखेंगे, ये चूंकि 100 वर्ड्स में, 75 वर्ड्स में है वैसे तो, जुडिशरी का 2022 का सवाल है, 5 नंबर में है। लेकिन हमेशा जब भी आंसर राइट करें, भूमिका से शुरू करिए, भले ही 2 लाइन की लिखें। जब भी भूमिका हम लोग लिखते हैं, भूमिका में क्या करना चाहिए, एक लेवल फील्ड बना लेना चाहिए। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनेशन एग्जामिनर को देनी है, एक मोटी मोटी बात, जिससे एग्जामिनर कुछ चीजों को समझ पाए, उसे यह पता चले कि अब आगे क्या लिखने वाला है ये। जैसे शीतकालीन वर्षा, की पॉइंट हमने इसमें छांटे। अगर हम लोग की पॉइंट इसमें देखें तो 2 की पॉइंट हमें मिलेंगे। एक तो शीतकालीन वर्षा यानी विंटर रेन, और उसके कॉज, विंटर रेन के कॉज बताने हैं। पूरे का पूरा इसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो आप इसमें लिखना, पहले भूमिका में, सामान्यतः। सर भूमिका हेडिंग भी लिखनी होती है? अरे नहीं, मैंने कब बोला हेडिंग लिखो, मैंने तो बोला ही नहीं, हेडिंग कभी नहीं लिखनी चाहिए किसी भी आंसर राइटिंग में, हेडिंग कभी मत लिखना। हेडिंग नहीं लिखी जाती है, बच्चे लिखते हैं हेडिंग, 12वीं 11वीं 12वीं के बच्चे लिखते हैं, हम 11वीं 12वीं के बच्चे थोड़ी हो। हेडिंग मत लिखना, हमेशा पैराग्राफ में। तो चूंकि भूमिका हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो फिर हम पैराग्राफ में ही उसे शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखना, सामान्यतः, सामान्यतः शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, सामान्यतः शीत ऋतु में होने वाली वर्षा शीतकालीन वर्षा के अंतर्गत, शीतकालीन वर्षा के अंतर्गत रखी जाती है। जनरली, जनरली द रेन ऑफ विंटर सीजन, द रेन ऑफ विंटर सीजन is known as, is known as the winter rainfall, विंटर रेनफॉल। ठीक है, भारत में, अब मुद्दे पर आ गए, कंटिन्यूएशन में लिखना, कोई लाइन चेंज नहीं करनी। भारत में शीतकालीन वर्षा, भारत में शीतकालीन वर्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इन इंडिया विंटर रेन कैन बी डिवाइडेड, विंटर रेन कैन बी डिवाइडेड, या सीन भी लिख सकते हैं, कैन बी सीन एट 2 लेवल्स। पहला लिखना, उत्तर भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा। फर्स्ट, उत्तर भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा, द विंटर रेनफॉल, द विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया। और दूसरा, दक्षिण भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा, द विंटर रेनफॉल इन साउथ इंडिया। ये भूमिका स्पष्ट हो गई। अब मैंने एग्जामिनर को बता दिया कि मैं बात समझ गया हूं, तुम्हारी ट्रेंड मैंने सेट कर दिया है। अब मैं आगे को डिफाइन करूंगा, अब मैं आगे जाऊंगा मेन बॉडी पर। क्योंकि मैंने भूमिका में शीतकालीन वर्षा बता दिया क्या है,
और कितने प्रकार की होती है ये बता दिया। मेरी भूमिका बिल्कुल सेट हो गई। अब मैंने एक ट्रेंड सेट कर दिया है अपने आगे की राइटिंग के लिए। अब एग्जामिनर को मुझे आगे की राइटिंग को समझाना है। अब मुझे आगे क्या करना है मेन बॉडी में। देखो मेन बॉडी में जैसे दो टाइप की वर्षा मैंने बताई, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। तो मैं क्या करूंगा, उत्तर में लिख के उत्तर का मैप बताऊंगा और दक्षिण में लिख के दक्षिण का मैप भी बनाऊंगा। अलग अलग बनाऊंगा, मतलब अलग अलग माने उत्तर का कारण लिखा, मैप बनाया, दक्षिण का कारण लिखा, दक्षिण का मैप बनाया। अब इसने जो पूछा है वो पूछा है शीतकालीन वर्षा के कारण क्या है। तो मुझे आय बाय नहीं जाना है, मुझे केवल 75 शब्दों में लिखना है, तो टू द पॉइंट जाना है। मुझे कहानी नहीं सुनानी है एग्जामिनर को। तो मुझे क्या करना है, टू द पॉइंट जाना है, कॉजेस पे जाना है। तो अगले पॉइंट से अब हेडिंग नहीं डालूंगा बिल्कुल भी, है ना। अब मेन बॉडी शुरू कर देता हूं। तो अब अगले पॉइंट से लिखिए, हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं डालना, बस पैराग्राफ में अगले पॉइंट से लिखना। उत्तर सामान्यतः, देखो ये जो शब्द होते हैं ना सामान्यतः, मैं हमेशा यूज करता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट ये होते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं एग्जामिनर की हार्श नजरों से, है ना। सामान्यतः का मतलब है कि ये है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो यहां पर एक मैंने स्कोप दे दिया एग्जामिनर को कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो एग्जामिनर मैंने मिस कर दिया और एग्जामिनर के दिमाग में है, तो वो मुझे मेरे नंबर काटेगा नहीं। तो लिखो, ये ट्रिक होती है। इसलिए मैं हमेशा अपने सवाल को से आंसर को शुरू करता हूं। सामान्यतः उत्तर भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा, उत्तर भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण होती है। जनरली, जनरली द विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया, द विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया हैपेंड ड्यू टू, हैपेंड ड्यू टू टेम्परेट साइक्लोन्स, हैपेंड ड्यू टू टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक है। ये चक्रवातीय तूफान, ये चक्रवातीय तूफान, ये चक्रवातीय तूफान भूमध्य सागर के, भूमध्य सागर पर, ऐसा लिखना, ये चक्रवातीय तूफान भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। दीज टेम्परेट साइक्लोन्स, these temperate cyclones emerges, emerges या originate लिखना, originate वर्ड सही है, originates over Mediterranean Sea, over Mediterranean Sea, तथा, तथा पश्चिमी जेट के प्रभाव में आकर, तथा पश्चिमी जेट के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं। These temperate cyclones, these temperate cyclones came into the influence of, came into the influence of western jet, came into the influence of western jet and move, and move from west to east, and move from west to east। इस प्रकार, इस प्रकार इन चक्रवाती तूफानों को, इस प्रकार इन चक्रवाती तूफानों को
भारत तक पहुंचने में भारत तक पहुंचने में पश्चिमी जेट भी पश्चिमी जेट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पश्चिमी जेट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंड सो वेस्टर्न जेट वेस्टर्न जेट also plays an important role. Western jet also plays an important role in bringing these cyclones in bringing these cyclones in North India, है ना। एक बात मैंने ये कह दी, अब यहां पर मैप बना दो। मुझसे तो आता नहीं उतना बढ़िया, लेकिन जैसा स्वप्निल ने बनाया बहुत बढ़िया मैप था। मेडिटेरेनियन सी को भी शो किया और बताया कि यहां पर चक्रवात बना एक, है ना। और ये चक्रवात पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर, सॉरी, पश्चिमी जेट के प्रभाव में आकर भारत में प्रवेश करते हैं और यहां तक अपना प्रभाव दर्शाते हैं। इस तरीके से आप दर्शा सकते हो और इसे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कह सकते हो। 1 मिनट में ड्रॉ हो जाएगा ये मैप, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? बताओ। बताओ ऐसी कोई बात जो इसमें मिस हुई हो। क्लियर है ना? चलो, ये हो गया, पश्चिमी जेट लिख लिया। अब इसमें अगले पैराग्राफ से लिखना, नेक्स्ट पैराग्राफ, है ना। इसमें मेरे हिसाब से 25 से 30 वर्ड यहां आ गए होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना, अगले पैराग्राफ से लिखना। दक्षिण भारत में शीतकालीन वर्षा दक्षिण भारत में शीतकालीन वर्षा सामान्यतः कोरोमंडल तट पर होती है। सामान्यतः कोरोमंडल तट पर होती है। मैप में वहीं दिखा देंगे ये वाला पोस्ट। सामान्यतः कोरोमंडल तट पर होती है। इन विंटर रेनफॉल, या ऐसा लिखना, द विंटर रेनफॉल इन साउथ इंडिया हैपेंस ओवर कोरोमंडल कोस्ट। जिसका प्रमुख कारण, क्योंकि उसने कारण पूछा है, तो सबसे पहले तो कहां होती है और सीधा कारण पे आओ, डायरेक्ट छक्का लगाओ। तो जिसका प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली चक्रवातीय दशाएं तथा तथा लौटती हुई मॉनसूनी हवाएं होती तथा लौटती हुई मॉनसूनी हवाएं होती। इट्स बेसिक कॉज आर its basic cause are the tropical cyclones of Bay of Bengal, the tropical cyclones of Bay of Bengal, and also the retreating monsoon too. अब ये दो कारण बताए, अब इन्हें कारणों को जोड़ेंगे, कंटिन्यूएशन में लिखें। सामान्यतः
ऐसे ही लिखना है कंटिन्यूएशन में, कोई पैराग्राफ चेंज नहीं करना। सामान्यतः सूर्य के सूर्य के दक्षिणायन होने के चलते आईटीसी-जेड भी दक्षिण की ओर आईटीसी-जेड भी दक्षिण की ओर प्रतिस्थापित हो जाता है। दक्षिण की ओर प्रतिस्थापित हो जाता है। जनरली ड्यू टू southerner of sun ITCZ ट्रांसफर्स, एग्जामिनर को ये बड़ा अच्छा लगेगा ITCZ वर्ड पढ़ के, ITCZ ट्रांसफर्स टुवर्ड साउथ। अब देखो जहां ITCZ होता है वहीं हवाएं चलती हैं। इस कारण टुवर्ड्स की बात करेगा। टुवर्ड्स साउथ या ITCZ शिफ्ट टुवर्ड साउथ, अब मुझे पता नहीं क्या बोला था मैंने। इस कारण हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गति करती हैं। एंड सो एयर मास मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड साउथ। रास्ते में बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती हैं। ऑन द वे दे गेन मॉइस्चर या दे रिटेन मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड रेन्ड ओवर कोरोमंडल कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। सर बंगाल की खाड़ी से बता दीजिए एक बार। बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती हैं तथा दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। दे रिटेन मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड रेन्ड ओवर कोरोमंडल कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। अब देखो ITCZ शिफ्ट हो गया, तो जहां ITCZ होगा वहीं चक्रवात आने शुरू होंगे। तो लिखेंगे कंटिन्यूएशन में, हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल लिखेंगे इसी समय ताप ताप विभिन्नता के कारण उत्पन्न हुए बंगाल की खाड़ी के चक्रवातीय तूफान भी अब ताप विभिन्नता, जैसे मैंने वर्ड यूज किया, इसको अंडरलाइन में जरूर करूंगा। ITCZ यूज किया, इसे मैं अंडरलाइन जरूर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं एग्जामिनर इसे देखे, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं जिनको देखते ही उसको बड़ा अच्छा लगेगा, उसको लगेगा हाँ इसने पढ़ा है। ताप विभिन्नता के कारण क्या लिखा था, जरा सेंटेंस बोलना, दिमाग से निकल गया बिल्कुल। सेंटेंस बोलो जरा। ताप हाँ सिद्धार्थ जी बोलो। उत्पन्न हुए बंगाली खाड़ी का चक्रवातीय तूफान भी। ताप विभिन्नता के कारण बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए चक्रवातीय तूफान भी कोरोमंडल तट पर
कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, के लिए उत्तरदायी होते हैं। एंड ऑल्सो द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स and also the tropical cyclones which emerges due to thermal gradient, due to difference in thermal gradient, ऐसा लिखिए, due to difference in thermal gradient would also be responsible the winter rainfall over Coromandel coast, ठीक है। ये दोनों बातें मेन बॉडी की कंप्लीट हो गई। 50 शब्द हो गए होंगे बड़े आराम से, 50 वर्ड्स, 5 लाइनें तो हो गई होंगी ना टोटल, बल्कि 6-7 हो गई होंगी, 8 हो गई होंगी, बल्कि शायद 4 पहले वाले में हो गई होंगी और शायद 3-4 ही बाद वाले में हो गई होंगी, है ना। सर ज्यादा हो गई। सर हाफ पेज हो गया। हाफ पेज हो गया, तो बस इतना ही बहुत है। निष्कर्ष में लिख लो, अब जस्ट निष्कर्ष खत्म कर लो। 32 लाइनें हो गई। अरे नहीं, तो 32 लाइन, एक लाइन में कितने शब्द लिख रहे हो आप? 4-5 ही केवल। सर 22 लाइन हो गई। 22 लाइन, और एक लाइन में कितने शब्द? 7 से 8। तो बहुत लंबा है। मैंने भी लंबा कर दिया 200 वर्ड्स में, ले गया इसे। चलो फिर इसको और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि 100 शब्दों से ज्यादा नहीं, अगर 100 शब्दों से ज्यादा गया तो दूसरा सवाल जाएगा, वो नहीं लिखा जाएगा। चलो फिलहाल निष्कर्ष लिखो, है ना, इसे छोटा तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निष्कर्ष लिखो। देखो, कंक्लूजन में हमेशा क्या करना चाहिए? पॉजिटिव। अब चूंकि टिप्पणी लिखनी है इसमें, मेन बात है टिप्पणी कह रहा है वो, शॉर्ट नोट लिखना है, तो इसमें समालोचना करनी है। हमेशा टिप्पणी में समालोचना करनी होती है। तो लास्ट पॉइंट में लिखो, भारत में शीतकालीन वर्षा, न केवल खाद्य सुरक्षा, बल्कि भारत में जल उपलब्धता के लिए अति आवश्यक है। द विंटर रेनफॉल इन इंडिया not only much needed for food security, but also for water sufficiency, परंतु शीतकाल में होने वाली वर्षा पर भी जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव, या ऐसा लिखना, परंतु शीतकालीन वर्षा के पैटर्न ही लिख लीजिए, परंतु शीतकालीन वर्षा के पैटर्न में आया बदलाव इस पर जलवायु परिवर्तन के
इस पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को भी बताता है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को भी बताता है। बट द चेंजिंग पैटर्न ऑफ विंटर रेनफॉल but the changing pattern of winter rainfall signify the effect of signify the negative effect of climate change, full stop। अब इसको पढ़ो जरा, इसको निष्कर्ष को। फॉरवर्ड लुकिंग है या नहीं है? उसमें कहीं नहीं था क्वेश्चन में और कहीं अप्रोच में नहीं था, लेकिन मैंने रेनफॉल को क्लाइमेट चेंज से जोड़ दिया। अब एग्जामिनर के दिमाग में ये बात जरूर जाएगी कि वाटर रेनफॉल का जो भारत में पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, ये भी ये जानता है, और उसके पीछे कारण क्या है ये भी ये जानता है। यानी इसके पास पर्याप्त मात्रा में जानकारी है इस विषय से संबंधित। ठीक है, क्या मैं उसे संतुष्ट कर सकता हूं या नहीं एग्जामिनर को अपने इस आंसर से? पढ़ के बताओ आप लोग। छोटा तो हो जाएगा, छोटा करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो छोटा तो मैं इसे कर देता, पॉइंट में लिख दूंगा, पैराग्राफ में न लिख के मैं पॉइंट बना दूंगा सीधे सीधे। 2-3 पॉइंट पहले वाले में, 2-3 पॉइंट दूसरे वाले में, जस्ट दैट्स इट। निष्कर्ष में खत्म कर दूंगा। समस्या वो नहीं है, समस्या ये है कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं एग्जाम। अब मुझे बताओ, इसको पढ़ के क्या आप संतुष्ट हो इस आंसर से? अंकित? जी सर। ठीक है सर मैं तो फुल मार्क्स दूंगा। अरे नहीं काट लो। 60 नंबर, 60% से ज्यादा किसी को मत देना कभी भी जीवन में, इससे ज्यादा नहीं देने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मुझसे अच्छा आ गया तो फिर क्या करोगे? तो फिर उसे कहां से दोगे? मुझे ही फुल दे दिए और मेरे से अच्छा भी कोई आ गया। देखो एग्जामिनर के मन में होती है ये बात, इसलिए नहीं देता वो कभी भी। तो वो हमेशा 60 तक लेके जाएगा। बहुत बढ़िया, उसको सेटिस्फाई हो गया, 60 पे छोड़ देगा बस। अब इससे ज्यादा नहीं जाएगा वो। चलो, लेकिन कुल मिला के ये है कि आंसर राइटिंग की कॉन्सेप्ट ये होती है जो मैंने आपके सामने रखी। मिली? क्लियर है ना? जी जी भैया। आंसर राइटिंग के ये कॉन्सेप्ट है। अब आप इसमें क्या करेंगे, देखो मैप जरूर दोनों का अलग अलग बना देंगे। पहला वाले पॉइंट में पहले वाले का मैप, दूसरे वाले के में दूसरे वाले का मैप। मैंने इसमें कोई हेडिंग नहीं डाला, हेडिंग कभी नहीं डालते हैं। हेडिंग बच्चे डाल के लिखते हैं, आप बच्चे नहीं हो। हेडिंग डालने की चीजें छोड़ दो। कभी भी जजमेंट हेडिंग में नहीं लिखा जाता, कभी भी ऑर्डर हेडिंग में नहीं लिखा जाता, कभी भी डिस्क्रिप्शन हेडिंग में नहीं लिखा जाता। क्या होता है, अंडरलाइन होते हैं चीजें। तो जो आपको वर्ड अच्छे अच्छे लगे, जैसे ITCZ, ताप विभिन्नता, वेस्टर्न जेट, ये पंचिंग वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, इन्हें अंडरलाइन कर दीजिए। मेडिटेरेनियन सी की वर्ड है, अंडरलाइन कर दीजिए। निष्कर्ष में जलवायु परिवर्तन अंडरलाइन कर दीजिए। फूड सिक्योरिटी अंडरलाइन कर दीजिए। जल पर्याप्तता अंडरलाइन कर दीजिए। ये 4-5-10 शब्द ऐसे होंगे जिन्हें आप अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके एग्जामिनर के सामने रखेंगे, है ना? और अगर सृष्टि के जैसा कर दिया, सृष्टि के जैसा कर दिया, गलत शब्द लिख के अंडरलाइन कर दिया, तो फिर तो मामला हो गया ठीक। कभी भी जिस शब्द के बारे में क्लैरिटी ना हो तो उसे अंडरलाइन बिल्कुल ना करें। खा जाए उसे, गोल कर दें, छिपाने की कोशिश करें, लेकिन उसे हाईलाइट ना करें। एग्जामिनर उसे पकड़ेगा तो नंबर काटेगा। अब वो पकड़ने के लिए है। ठीक है, समझ में आया? क्या मैं समझा पाया आपको? किसको नहीं आया? चलो ठीक है। और कल हम लोग, एक तो ये दूसरे वाले का आपको हो सकेगा तो मैं आंसर लिख के ही भेज दूंगा, यहाँ नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा लिख के। और
मैप जस्ट ऐसे बनाइए, जैसे पहले वाले में तो ये बना दिया, और दूसरे वाले में आप कोरोमंडल कोस्ट दिखाइए, रिट्रीटिंग मानसून दिखा दीजिए, है ना, इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून लिख दीजिए, और यहाँ पर एक चक्रवात का निशान बना दीजिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, है ना, इस तरीके से बनेगा। मेरे से तो नहीं आता मैप उतना बढ़िया बनाना, लेकिन आप बना सकते हो। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन दिखा दीजिए, लिख दीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना। और आप चाहें तो ये वो लिख सकते हैं, ट्रेड विंड्स लिख सकते हैं मैप में ही। वैसे नहीं, ट्रेड विंड्स का जिक्र कर सकते हैं मैप में ही, क्योंकि ट्रेड विंड्स के प्रभाव में ही चलते हैं ये पूरब की ओर। तो जस्ट इतने से ही काम हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये साउथ इंडिया का, वो नॉर्थ इंडिया का, जस्ट हो गया। चलो ठीक है, कल हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करेंगे। ऐसे को उसको कैसे लिखें, तो मैं पहले ही आपसे बता रहा हूं कि आप इसके ऊपर थोड़ा पढ़ लीजिएगा पहले से ही, जहां से जो रिसोर्स मिले, नेट से कहीं और से, उसके ऊपर जानकारी इकट्ठा करके अपने पास रखना। फिर इसको समझ के इसके ऊपर ऐसे लिखने की तरकीब देख लेंगे कि कैसे लिखा जाए, कौन कौन से पॉइंट्स हों। आप उन पॉइंट्स को नोट कर लेना जो भी निकल के आएंगे, और बाद में फिर एक अच्छा ऐसे उसके ऊपर खुद लिख लेना। खुद लिखना है, ये नकल नहीं करनी है। इंटरनेट से मत नकल कर लेना, या कहीं और से मत नकल करना, खुद लिखना। पॉइंट्स पहले सब मिलके इकट्ठे कर लेंगे, क्या होना चाहिए इसमें, मिलके सब इकट्ठे कर लेंगे, बना लेंगे। थॉट प्रोसेस प्रोवोक करेंगे, कैसे पॉइंट्स को सोच के इकट्ठा किया जाए, और फिर उन्हें कैसे सिस्टमेटाइज कर लिया जाए एक फॉलो थ्रू में, और फिर बाद में सबको लिख के और अपना एक ऐसे सीक्वेंस में सबको लेके आके एक ऑर्डर में और अपना एक ऐसे लिख लेंगे। तो आप अपना सब अलग अलग लिखना, फिर लेखन प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके पास नोट्स भी हो जाएगा, आपको कैसे पॉइंट्स निकालने हैं ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक रखते हैं। कोई क्वेरी है किसी की तो बताइए। सर हाँ जी। सर अभी जो आपके पीछे मैप बना हुआ है साउथ इंडिया वाला, हाँ तो सर आपने अभी एक वर्ड बोला था कि लौटते हुए मानसून से, हाँ तो सर ये मैपिंग में शायद कुछ रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं देख पा रहा हूँ मैं। हाँ, रिफ्लेक्शन की वजह से ही नहीं देख पा रहे होंगे आप। तो ये सर नॉर्थ एक ईस्ट बार मानसून है। आप इसकी सर एक बार डायरेक्शन जो आप बना रखी है उसको हाईलाइट कर दीजिए प्लीज। आप ग्रुप पे हैं, देखो मैंने भेज दिया ग्रुप पे। जी सर। रिट्रीटिंग मानसून है ये। सर जो चलिए ये ठीक है। बिहार बिहार के बाद जो यहाँ से बंगाली खाड़ी के ऊपर से ऐसे लौट रहा था ये। हाँ, ये लौटता है ना, रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून होता है ना। जैसे ही सूरज दक्षिण में आया, साउथ में आया, तो जी जितने भी ताप कटिबंध दक्षिण में चले जाते हैं, तो जी दक्षिण में लो प्रेशर हो जाता है, नॉर्थ में हाई प्रेशर रहता है। जी हवाएं सर। हमेशा हाई से लो की ओर चलती हैं, इसलिए जी हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलने लगती हैं। इन्हीं लौटती हुई हवाओं को हम लोग लौटता हुआ मानसून कहते हैं। जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उतरता है तो मॉइस्चर रिटेन कर लेता है, बारिश करता है कोरोमंडल कोस्ट पर। जी सर। हाँ थैंक यू। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। कल मिलते हैं। हाँ जी, गुड नाइट।